हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाएं। सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाएं। आप लोग कल हम लोगों ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार शुरू किया था। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा गया कि संविधान किसके बिना अधूरा है, तो उन्होंने कहा था कि नागरिकों को अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन अगर उसे संरक्षण करने की व्यवस्था ना हो तो अधिकार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए उसके संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे संविधान का मूलभूत ढांचा भी घोषित कर दिया गया। क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संपूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट उत्तरदायी है, इसे उत्तरदायित्व के समतुल्य सत्ता भी सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। इसलिए 32 अनुच्छेद 32 सब क्लास 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। और रिट जारी करने का अधिकार हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट को नहीं बल्कि हाई कोर्ट भी है। और ये दोनों की समवर्ती अधिकारिता भी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि यदि आप चाहें तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो हाई कोर्ट में भी रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, यदि आपने हाई कोर्ट में रिट दायर किया और हाई कोर्ट ने उस रिट की सुनवाई करने से इंकार कर दिया तो एज इट इज उसी रिट को आप सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, कल हम लोगों ने यह भी देखा था कि हमारे यहां एक तरफ संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे यहां संविधान की भी सर्वोच्चता का सिद्धांत है। तो संसद भी सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट भी सर्वोच्च है। एक देश के अंदर अगर दो सर्वोच्च होंगे तो उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 सब क्लास 3 में संसद और सुप्रीम कोर्ट के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को कम किए बिना संसद कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता कम नहीं होगी, अब विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था संसद है, तो संसद कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो दोनों के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास अनुच्छेद 32 सब क्लास 3 में किया गया। यहां तक कल हम लोगों ने पढ़ा था। एक चीज हम लोगों ने और पढ़ा था कि रिट जारी करने का अधिकार हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है, जो कि 1925 से पहले तक ब्रिटिश सम्राट को रिट जारी करने का अधिकार था। लेकिन 1925 से हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिट जारी करने का अधिकार दे दिया गया। तब से हमारे हाई कोर्ट, ब्रिटेन में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस रिट जारी करता है या रिट दायर करता है, जो भी आप बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था। आज का टॉपिक है, भारत में रिट 5 प्रकार से जारी किए जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार से रिट जारी किए जाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख गिरफ्तारी के विरुद्ध जारी किया जाता है, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, उसे किसी न किसी नियरेस्ट अदालत में प्रस्तुत किया जाए। और अगर उसे 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट अदालत पेश नहीं किया जाता तो वह उसकी गिरफ्तारी असंवैधानिक और अवैध होगी। तो बंदीकरण प्रत्यक्षीकरण प्रलेख
गिरफ्तारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। कन्फर्म हुआ। इसे नागरिक स्वतंत्रता का प्रथम संरक्षक कहा गया कि इसके माध्यम से अवैध रूप से गिरफ्तार किसी व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा करता है। इसको हम लोग हैवियस कार्पस कहते हैं, हैवियस कार्पस के नाम से जानते हैं। पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि 24 घंटे की हिरासत को पुलिस हिरासत कहते हैं, उसके बाद की हिरासत को न्यायिक हिरासत कहा जाता है। इसका 24 घंटे के अंदर किसी न किसी नियरेस्ट अदालत में उसे पेश किया जाए, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। 24 घंटे के आगे की हिरासत मजिस्ट्रेट के आदेश से ही होगा, और उसे अपने मनपसंद का विधि व्यवसाय रखने का अधिकार है। उसे गिरफ्तारी जानने के उसे गिरफ्तार जानने का अधिकार है कि किन कारणों से नजरबंदी किया जा रहा है, और 24 घंटे के बाद जो भी होगा वो कोर्ट के मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही होगा। अगर इस सभी शर्तों का पालन नहीं किया तो गिरफ्तारी असंवैधानिक और अवैध होगी, और उस गिरफ्तारी के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख जारी किया जाता है। दूसरी बात, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख सरकारी और गैर सरकारी दोनों व्यक्तियों पर लागू होता है, यानी सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होता है, कर्मचारियों पर भी लागू होता है, और एक आम नागरिकों पर भी लागू होता है। बाकी आगे जितने प्रलेख होंगे वो केवल और सरकारी अधिकारियों पर लागू होगा, बाकी पर नहीं होगा। दूसरा आता है परमादेश। परमादेश, मैंडमैश। परमादेश नाम से समझ में आ रहा है कि परमादेश से आदेश देना है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है आदेश देना। उस संस्था या पदाधिकारी को जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो, उस सार्वजनिक संस्था या पदाधिकारी को जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो, उसे परमादेश प्रलेख जारी किया जाता है। परमादेश प्रलेख किसी अधिकारी के विरुद्ध वह रिट है जिससे वह किसी कार्य को करने या न करने का आदेश दिया जाता है। इसका परमादेश रिट प्रलेख में केवल कार्य करने के लिए आदेश नहीं दिया जाता, कार्य न करने के लिए भी आदेश दिया जाता है। तो परमादेश का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ में आदेश देना उस सार्वजनिक संस्था या पदाधिकारी को जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न कर रहा हो। लेकिन परमादेश किसी अधिकारी के विरुद्ध वह रिट है जिससे वह किसी कार्य को करने या न करने का आदेश दिया जाता है। तीसरा आता है प्रतिषेध। ये प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है कि हमारे यहां सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, और सबसे शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। प्रतिषेध यह एक न्यायिक रिट है जिसका उद्देश्य निम्न न्यायालय को उसकी अधिकारिता की अतिक्रमण से रोकना है। किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा मामला लंबित है जिस पर सुनवाई करने का वो अधिकार नहीं रखता। प्रतिषेध प्रलेख का मतलब कि किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा मामला लंबित है जिस पर वो सुनवाई करने का अधिकार नहीं रखता, यानी वो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए कार्य कर रहा है। इसलिए निम्न न्यायालय को उसकी अधिकारिता की अतिक्रमण से रोकना यह प्रतिषेध प्रलेख के अंतर्गत आता है। कन्फर्म। तो प्रतिषेध प्रलेख में कहता है कि मामला लंबित है, किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ऐसा मामला लंबित है जिस पर वो सुनवाई करने का अधिकार नहीं रखता। सुनवाई करने का अधिकार वो नहीं रखता, उसे हम लोग प्रतिषेध प्रलेख के नाम से जानते हैं। और उत्प्रेषण का मतलब होता है कि
कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए निर्णय दे दिया तो दिए गए निर्णय के विरुद्ध जो रिट जारी होगा उसे उत्प्रेषण कहा जाएगा। मामला लंबित है उसे प्रतिषेध प्रलेख के अंतर्गत कहा जाएगा आता है, और अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए निर्णय दे दिया तो वो उत्प्रेषण प्रलेख के अंतर्गत आता है। लंबित है तो वो प्रतिषेध के अंतर्गत आता है, और अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए निर्णय दे दिया तो वह उत्प्रेषण प्रलेख के अंतर्गत आता है। कन्फर्म, कोई उत्प्रेषण प्रलेख के अंतर्गत आता है, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए निर्णय दे दिया तो दिए गए निर्णय के विरुद्ध जो रिट जारी होगा उसे उत्प्रेषण कहेंगे, और अधिकार क्षेत्र का अगर अतिक्रमण को रोकना है उसके लिए जो रिट जारी होगा उसे प्रतिषेध प्रलेख कहेंगे। और एक रिट आता है अधिकार परीक्षा क्यू वेरेंटो। जो भी सार्वजनिक पद पर पदासीन है, जो भी सार्वजनिक पद पर आसीन है, वो किसी भी पदाधिकारी के पद की वैधता की जांच की जा सकती है। सार्वजनिक पद पर पदासीन किसी भी पदाधिकारी के पद की वैधता की जांच करने के लिए जो रिट जारी किया जाता है उसे अधिकार परीक्षा या क्यू वेरेंटो कहा जाता है। तो बहुत सारे सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं, उनके पद की वैधता की जांच करना है, तो उनके पद की वैधता की जांच करने के लिए जो रिट जारी किया जाएगा, ऐसे रिट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलो अधिकार परीक्षा क्यू वेरेंटो के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारे यहाँ 5 प्रकार से रिट जारी किया जाता है। तो भारत में हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 226 सब क्लास 2 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है अनुच्छेद 32 सब क्लास 2 के तहत। ये दोनों की एक समवर्ती अधिकारिता है कि आप चाहें तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट में आपने रिट दायर किया और हाई कोर्ट ने रिट की सुनवाई करने से इंकार कर दिया तो उसी रिट को सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रिटों के संदर्भ में देखा जाए तो हाई कोर्ट कहीं अधिक प्रभावशाली दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। लेकिन ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट में जो रिट दायर करेंगे और जो उसका निर्णय आएगा पर्टिकुलर उसी राज्य क्षेत्र तक लागू होगा, और यदि कोई सुप्रीम कोर्ट में रिट गया और सुप्रीम कोर्ट में रिट की सुनवाई हुई और जो डिसीजन आएगा वो संपूर्ण भारत पर लागू होगा। इसका मतलब है कि एक तर्क के आधार पर यह स्वीकार कर लेना उचित नहीं है कि रिटों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हाई कोर्ट है। इसलिए अब हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन तो करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस की परीक्षाओं के लिए। कि आप लोगों से कई बार प्रश्न पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटों के संदर्भ में तुलनात्मक समीक्षा कीजिए, तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसका अध्ययन करना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो इसका अध्ययन करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको अध्ययन किया जाए।